हिंदू हो या मुसलमान, अगर मुसलमान हो तो कलमा पढ़ो, हम औरतों और बच्चों को नहीं मारते, जाकर मोदी को बताओ। सोचिए, कश्मीर की शांत वादियों में अचानक गूंजी ये खौफनाक आवाज। बिना किसी चेतावनी के एक बेहद खूबसूरत ट्रिप पलक झपकते ही एक भयानक त्रासदी में बदल गया। इस खास एक्सप्लेनर में सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 22 अप्रैल की उस दिल दहला देने वाली घटना की जो कश्मीर की बैसरन वैली में हुई थी, और साथ ही हम समझेंगे कि इसके बाद सेना ने किस तरह से जवाबी कार्रवाई की। तो चलिए गहराई से समझते हैं कि उस दिन असल में हुआ क्या था। सबसे पहले बात करते हैं उन अप्रत्याशित गोलियों की जिसने वहां मौजूद हर इंसान की दुनिया बदल कर रख दी। जब पहली बार गोलियों की आवाज आई तो किसी को अंदाजा ही नहीं था कि आखिर हो क्या रहा है। कुछ लोगों को लगा कि पास के किसी मेले में कोई शूटिंग गेम चल रहा है। किसी ने सोचा कि शायद जंगली जानवरों को भगाने के लिए गोलियां चल रही हैं, या फिर सेना का कोई रूटीन अभ्यास है। पहाड़ों की उस गहरी शांति ने खतरे को पहचानने में जो देरी की ना, वो बहुत जानलेवा साबित हुई। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि ये बिल्कुल करीब से किया गया एक सुनियोजित आतंकी हमला है। जरा इस खौफनाक मंजर के बारे में सोचिए। एक पीड़ित ने बताया, उसे बिल्कुल करीब से गोली मारी गई। उसके दिमाग का हिस्सा और खून मेरे ऊपर गिर गया। मैं उसके चेहरे से मांस के टुकड़े हटा रही थी और वे मेरे पति के थे। ये वो विचलित करने वाली सच्चाई है जिसका सामना उन निर्दोष परिवारों ने किया जब चुन चुनकर लोगों को निशाना बनाया जाने लगा। लेकिन इस खौफनाक दिन से ठीक पहले की तस्वीर एकदम अलग थी। एक सपनों जैसी कश्मीर यात्रा। इस त्रासदी से पहले इन परिवारों में सब्र का उत्साह था। बर्फ में खूबसूरत तस्वीरें खिंचवाने के लिए एक जैसी साड़ियां खरीदना, बारिश से बचने के लिए रेनकोट पैक करना, 17 घंटे की लंबी और थका देने वाली यात्रा करना, और फिर सोनामर्ग और गुलमर्ग घूमने की बेहतरीन प्लानिंग करना। उनकी हर एक तैयारी में सिर्फ और सिर्फ खुशियां और एक साथ वक्त बिताने का उत्साह भरा हुआ था। और फिर आता है वो मनहूस पल जब मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से मशहूर इस जगह पर आतंक का साया पड़ा। 22 अप्रैल का वो दिन कैसे अचानक बदल गया, चलिए इसकी टाइमलाइन देखते हैं। दोपहर 2:25 पर परिवार के सदस्यों के बीच लंच के लिए मिलने को लेकर बड़े आराम से फ़ोन पर बात होती है। सब कुछ एकदम नॉर्मल था। फिर ठीक 3:20 पर गोलियों की भयानक आवाज़ गूंज उठती है, और उसके बाद शुरू होता है 45 मिनट से भी ज़्यादा का वो दर्दनाक सफ़र, जब अपनी जान बचाने के लिए लोगों को बदहवास होकर पहाड़ से नीचे भागना पड़ा। उस दहशत के बीच इंसानियत और प्यार की एक ऐसी झलक दिखी जो किसी का भी दिल तोड़ दे। गणबोटे अंकल के अंतिम पलों को ही ले लीजिए। जब उन्होंने अपने सबसे अच्छे दोस्त को अपनी आंखों के सामने दम तोड़ते देखा तो वे समझ चुके थे कि अगला नंबर उन्हीं का है। लेकिन फिर भी उस खौफ के माहौल में उन्होंने बिना कुछ कहे चुपचाप अपने पास बैठी एक युवा महिला का हाथ दबाकर उसे हौसला दिया। मौत की इतने करीब होकर भी किसी को इस तरह ढांढस बंधाना वाकई रोंगटे खड़े कर देता है। इस पूरी घटना में एक स्थानीय नागरिक ने जो बहादुरी दिखाई, उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। इनका नाम था सैयद आदिल हुसैन शाह, कश्मीर के एक लोकल टूरिस्ट गाइड जो अपने परिवार के अकेले कमाने वाले थे। जब गोलियां चलनी शुरू हुईं तो आदिल वहां से भागे नहीं, बल्कि उन्होंने अपने मेहमानों को बचाने के लिए निहत्ते ही आतंकवादियों से भिड़ने और उनके हथियार छीनने का फैसला किया, और इसी अदम्य साहस को दिखाते हुए उन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी। उनके भाई सैयद नौशाद हुसैन शाह के ये शब्द इस बलिदान की गहराई को साफ बयां करते हैं। उसने मेहमानों के लिए लड़ाई की, उन्होंने उसे पीटा, उसके कपड़े उतार दिए और सिर में 4 गोलियां मार दी। आदिल का ये निस्वार्थ और असाधारण बलिदान वास्तव में सर्वोच्च सम्मान का हकदार है। इस भयानक हमले के बाद जो हुआ वो और भी ज्यादा हृदय विदारक था। जान बचाकर भागने का वो सफर किसी भयानक बुरे सपने जैसा था। सोचिए, बिना जूतों के भागना, 6 किलोमीटर की खड़ी और चट्टानी ढलान पर खुद को घसीटते हुए, फिसलते हुए नीचे आना। और जब वो लोग नीचे गेट तक पहुंचे तो खून से लथपथ थे और पूरी तरह से सुन्न हो चुके थे। पहाड़ से नीचे उतरने के वे 45 मिनट उनके शरीर और दिमाग पर कितना भारी असर छोड़ गए होंगे, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। इस आघात का असली दर्द उन कमरों में महसूस किया गया जिन्हें वे खुशियों के साथ छोड़ के गए थे। एक युवा विधवा के शब्द सुनिए, उसकी आधी पी हुई कोल्ड ड्रिंक अभी भी वहीं रखी थी। मैंने कमरा बंद कर लिया। मेरे कपड़ों पर अभी भी उसका खून लगा था और मैं उसके कपड़े पैक कर रही थी। मैंने उन्हें अभी तक नहीं धोया है। अपने ही मृत पति का सामान इस तरह पैक करना, ये इस पूरी त्रासदी के सबसे दर्दनाक पहलुओं में से एक है।
जब ये परिवार वापस कानपुर पहुंचे तो पूरा शहर थम सा गया। सड़कों पर भारी भीड़ थी और हर कोई शोक में डूबा था। गहरे सदमे में होने के बावजूद परिवार के सदस्यों ने, जिनमें एक छोटी सी बेटी भी शामिल थी, पूरी हिम्मत जुटाकर अंतिम संस्कार की रस्में निभाईं। इतनी बड़ी विपत्ति के बाद भी इन परिवारों की जो हिम्मत दिखी और जिस तरह से पूरा समाज उनके दुख में साथ खड़ा हुआ, वो वाकई अभूतपूर्व था। अब आते हैं इस घटना के दूसरे पहलू पर, ऑपरेशन सिंदूर और महादेव, यानी हमारी सेना की जवाबी कार्रवाई। इस अमानवीय नरसंहार के बाद भारतीय सेना ने हाथ पर हाथ धरे नहीं रखा। तुरंत और बेहद सटीक कार्रवाई की गई। 5 मई को रात 11:30 बजे ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ, जिसके तहत पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में 9 आतंकी शिविरों को मटिया-मेट कर दिया गया। और इसके बाद चला ऑपरेशन महादेव, जिसका सीधा सा लक्ष्य था उन 4 विशिष्ट हमलावरों को ढूंढकर खत्म करना, जिन्होंने इस हमले को अंजाम दिया था। ऑपरेशन महादेव के तहत सेना ने अपने टारगेट्स बिल्कुल फिक्स रखे थे। इसमें सुलेमान, जिसे फजल भी कहते थे, अफगान और जिब्रान शामिल थे। सेना ने तथ्यात्मक और रणनीतिक रूप से अपने निर्धारित लक्ष्यों को पूरी तरह से हासिल किया और इस जघन्य अपराध के जिम्मेदार लोगों को ढेर कर दिया। इसके बाद हमले में मारे गए एक पीड़ित की बेटी का जो बयान सामने आया, वो मानवीय भावनाओं की एक अलग ही उलझन को दिखाता है। उसने कहा, उसके शरीर को गोलियों से छलनी देखना, ठीक उसी तरह जैसे उसने मेरे पिता को गोली मारी थी, वह संतोषजनक था। देखा जाए तो ये एक बेहद जटिल स्थिति है। सैन्य कार्रवाई के नतीजे देखकर बचे हुए लोगों को न्याय का जो एक भयानक सा एहसास और संतुष्टि मिली, वो इस बयान में साफ झलकती है। मिलिट्री ऑपरेशंस न्याय तो जरूर दिलाते हैं, एक क्लोजर देते हैं, लेकिन एक बहुत ही गहरा सवाल पीछे छूट जाता है। क्या ये पीड़ित परिवार आतंकवाद के इस गहरे और स्थायी मनोवैज्ञानिक आघात से कभी पूरी तरह उबर पाएंगे? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इस त्रासदी की असल मानवीय कीमत पर सोचने को मजबूर कर देता है। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।